अभी मालिका जी नकटा सुना रही थी। एक और बड़ी अच्छी विधा है जिसको सरौता कहते हैं। सरौता, इसको हटा दें, चलिए ठीक है। अरे दुनिया तो बड़ी हसीन है। तो एक दूसरी विधा है जिसको सरौता कहते हैं। नहीं नहीं, हिस्ट्री से ही मैं जोड़ रहा हूँ। तो सरौता जो होता है उसमें वो गाना गाया जाता है, सरौता कहाँ भूल आए प्यारे ननदुइया। तो लेकिन अगर हम अब आज के जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, अगर हम उसको जोड़ें तो यह होगा कि इतिहास कहाँ भूल आए या हिस्ट्री कहाँ भूल आए प्यारे ननदुइया, है ना। हिस्ट्री कहाँ भूल आए प्यारे ननदुइया। और जब से एडमिशन लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विपिन चंद्र बने घूमे भैया। तो अब दिक्कत क्या है कि हम लोग ऐसे अनकहे इतिहास से बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं रवि भट्ट जी। अब दिक्कत क्या है कि एक विशेष किस्म का इतिहास आज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप पे उस इतिहास को पढ़ते हैं, उसके बाद फेसबुक पे चेपते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड होने वाला इतिहास यही है। मैं देख रहा था, एक डिबेट हो रही थी, उसमें एक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तो जनक जी का अस्त्रागार था, तो दूसरे का नहीं, अस्त्रागार नहीं था, वो तो अगस्त मुनि का एक ब्रांच ऑफिस था वहां पर। तो ऐसी जब बहस होने लगे तो इस यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे आप क्या कहेंगे? यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर इससे पहले जो सेशन था और मालिका जी को मैंने पहली बार बिना साज के सुना बैठ के, तो मेरे को अच्छा नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पंकज मेरे बगल में बैठे थे तो मैं लगातार कह रहा था ये। और मेरा अपना ऐसा मानना है, मैं थोड़ी मालिका जी के बारे में बात नहीं करूँगा तो बात बनेगी नहीं। इनका जो गाना था उसने पूरा चेंज कर दिया। यहाँ की जो एम्बियंस हमारी है पूरी चेंज हो गई आपके गाने से। और इनफैक्ट मेरे अंदर भी, मैं जब तक बैठा था बड़ा उखड़ा बैठा था इसके पहले सारे सेशंस में, लेकिन इनके गाने की वजह से मैं एकदम लय में आ गया हूँ। और अब मैं एकदम सुर में, जिसे कहना चाहिए ना, इतिहास पे बात करूँगा। वरना पहले मेरा सेशन होता तो बड़ा उखड़ा होता, मैं ऐसे ही कह के उसे कहना चाहिए बस निपटा के चला जाता। लेकिन अब मैं मन से बोलूँगा। अब आती इतिहास की, आपने जो बात कही है तो मैं मालिका जी बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात तो इतिहासकार होना, दुनिया में दो लोगों को दोनों तरफ से गालियां मिलती हैं और दोनों तरफ से उसकी जान बड़ी खतरे। सो आई सेड कि आई वाज अबाउट टू से कि ये जो हिस्टोरियन होता है उसे कभी कोई पसंद नहीं करता है। कभी कोई पसंद इसलिए नहीं करता है कि जब कभी मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ जो आपके फेवर में है तो आपको लगता है ये तो है ही है, कोई खास बात नहीं है। और जब कभी कोई बात आपको लगता है आपके अगेंस्ट है तो आप मेरे से क्वेश्चन करने लगते हो कि आपको क्या आता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्योंकि हिस्ट्री तो आप पढ़ ही लोगे तमाम। मैं आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अप्रोच टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आप कहीं भी पढ़ लोगे जाके। हिस्ट्री की अप्रोच ही होती है, मान लीजिए अभी आपसे ये कहा जाए, हमारे लिए आपसे कहा जाए, मैं कहूँ कि मेरे बाबा जो थे, माई ग्रेट ग्रैंडफादर, और ने आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक बार बहुत मदद की थी। जब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर परेशान थे तो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने उनकी बड़ी मदद करी थी। आपको कुछ मालूम नहीं, आप कहेंगे वाह क्या हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री अच्छी है, क्योंकि आपको सूट कर रही है। अगर मैं इसका उल्टा कह दूं कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को बिजनेस में दगा दिया था आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने, तो आप मेरे सारे पहले तो जी भर के गाली देंगे हमको और फिर कहेंगे सबूत दो। तो हिस्टोरियन के साथ ये जर्नली होता है, नंबर 1। नंबर 2, हिस्ट्री की एक अप्रोच और आप लोग सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊंगा तो यू कैन कैरी समथिंग। मैं रूटीन बात बहुत बता सकता हूँ आपको, कौन कब पैदा हुआ, कौन सी लड़ाई हुई, क्या हुआ है, वो आपको मिल जाएगा कहीं भी किताब में। दूसरी बात क्या है कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री एक बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है। आप सबको मालूम है कि सास बहू का झगड़ा हर घर में होता है। आप उस मोहल्ले के, जिस मोहल्ले के अंदर सास बहू में झगड़ा हो रहा है, उस मोहल्ले के अंदर आप जाइए और बहू के दोस्तों से बात कीजिए तो सब कहेंगे इसकी सास बहुत खराब है। सब कहेंगे, क्योंकि बहू ने अपना वर्जन सबको दिया है। और उसी मोहल्ले में आप सास की जितनी फ्रेंड्स उनसे बात करिए, सब कहेंगे इसकी बहू बड़ी गलत आ गई, इसका लड़का जो है लव मैरिज कर ली और पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। अच्छा, दोनों ही लोग फैक्ट्स एंड फिगर सेम बताएंगे।
दोनों ही लोग जब बात करेंगे अपना, जब बहू अपने फ्रेंड से बात करेंगे सास कि इस दिन फलाना फलाना ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन उसकी अप्रोच नहीं बताएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे बहू कहेगी कि मैं तो सबसे पहले उठती हूँ और सबसे पहले जब नाश्ता बनाती हूँ जाके माता जी के पास रखती हूँ, जाके खाने के लिए खाइए, और बताइए बच्चे तो को नहीं खिलाती हूँ, सबसे पहले इनको देती हूँ आके, और उसके बाद भी हमारे बारे में क्या क्या लड़के से कहती रहती हैं और सबसे कहती रहती हैं। और जो सास कहेगी वो कहेगी देखिए मैं सुबह से बैठी थी, घर में खाना बना, नाश्ता बना, सबको मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे पास आई और यूं मुंह करके बोली खा लो ऐसे करके सरका दिया जैसे कि किसी नौकर को देते हैं। हम नौकर हैं क्या? अब वो दिस इज सिंपली अप्रोच का चेंज है। तो हिस्ट्री के अंदर ये कहानी ये होती है। दूसरी चीज क्या है कि अब मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा जो शायद अक्सर लोग उखड़ जाते हैं। हाँ। दुनिया के हर कोने में कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ बुरी बातें हुई। अब ये बैठ के कह देना कि सब कुछ हिंदुस्तान में हुआ या सब कुछ चाइना में हुआ या सब कुछ यूरोप में हुआ, अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। सब जगह कुछ अच्छी चीजें कुछ खराब हुई। तो मैं आई एम कमिंग बैक टू हिस्ट्री। इतिहास लेखन की परंपरा हिंदुस्तान में नहीं थी, ये वेस्ट से आई है, ग्रीस से शुरू हुई थी और वहां से यहाँ पर इतिहास लेखन शुरू हुआ है। यहाँ का जितना भी इतिहास लिखा गया है वो जनरली इट इज बीइंग रिटन बाय द कोर्ट पोएट्स बाय डिफॉल्ट। कोर्ट पोएट्स से, चाहे अकबर के दरबार में फैजी हो या पृथ्वीराज चौहान के अंदर चंद बरदाई हो जिन्होंने पहला हिंदी का खंड काव्य लिखा, पृथ्वीराज रासो लिखा। तो जो भी कोर्ट जो पोएट होता है या हिस्टोरियन होता है वो कभी भी निष्पक्ष ढंग से हिस्ट्री नहीं लिखेगा। ही इज पेड टू प्लीज हिज मास्टर, अपने जो होते हैं उनको प्लीज करने लिखता है। इसलिए जितनी भी हिस्ट्री यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री आई है तो उसके अंदर उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात में जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये तीन बातें आपसे आप जरूर लेके जाइए कि हिस्टोरियन ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी भी कंप्लीटली बैस्ड नहीं होता है, कंप्लीटली बैस्ड नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसकी अपनी व्यक्तिगत जो वैल्यूज होती है, उसके जीवन मूल्य जो अपने जीवन के होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। और इस वजह से कोई जज भी कंप्लीटली नहीं हो सकता है कि निष्पक्ष हो। कहीं ना कहीं से उसकी अपब्रिंगिंग, जैसे जजेस का क्या होता है, अगर कोई जज जिंदगी भर किराए के मकान में उसके माँ बाप रहे हैं और उसका मकान मालिक उसको परेशान करता था, तो अगर कभी उसके कोर्ट में कोई आता है तो उसका थोड़ा सा सहानुभूति उसकी हमेशा किराएदार के साथ होगी। और अगर वो मकान मालिक रह चुका होता है उसके माँ बाप, तो थोड़े से अपने आप उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। यही इतिहास के साथ होता है। तो इतिहास को अब जब भी पढ़ें तो हमारे लिए आवश्यक ये हो जाता है कि उसके अंदर उसको हम कोशिश करें कम से कम एक विषय पे अगर हमको वाकई जानना है तो कम से कम 3 हिस्टोरियंस को जरूर पढ़ें उस विषय पे, तब आप एक किसी कंक्लूजन पे आप पहुंच पाएंगे। अच्छा, मतलब तीन तरह से उसको जो है एनालाइज करना चाहिए। 3 लोगों को आप पढ़ेंगे तो आपको कॉमन बात के करीब पहुंच जाएंगे कि सच क्या है। अच्छा, एक और, जब मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ या आपको बोलते हुए देखता हूँ तो एक मन में सवाल उठता है कि आप वो रेफरेंस लाते कहाँ से हैं, कितना आप रिसर्च करते हैं, कहाँ से निकाल के वो फैक्ट्स आप लाते हैं, और जो आप बोलते हैं तो कमाल बोलते हैं। तो ये क्या करना पड़ता है इसके पीछे आपको? देखिए, एक बात आपको बताएं, एक होता है जैसे मलका जी इतना बढ़िया गा रही थी, अब मैं इनसे पूछो आप कैसे गाती हैं, अरे इनका दिल उसी गाने में लगता है, वो उसी में रची बसी है। अगर कोई नहीं होता होगा तो अकेले गाती होंगी, हम 100% श्योर। तो उसी ढंग से इतिहास चूंकि मेरा पैशन है, मेरा शौक है, तो मैं कोई चीज़ जैसे ही सुनता हूँ कहीं पर तो मैं उस पर एग्जैक्टली उस पर यकीन नहीं करता हूँ, और फिर मैं क्या होता है उसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप, अच्छा, इसका नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादातर जगह जहाँ मैं जाता हूँ बोलने के लिए तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि आप रटी रटाई बातें, जो घिसी पिटी बातें हैं, उसमें अगर आप अपना यहाँ का ये अप्लाई नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊं कि आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो बाद में लोगों को बताएंगे कि मैं कुछ सुन के मैं आया। बोलूं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। कोई यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे को भी नारे लगने लग जाएंगे मेरे अगेंस्ट। 2 बार बहुत 2008 के अंदर सारे चैनल ने इसको रिले किया था, और सलमान खुर्शीद आके धरने बैठ गए थे रमजान के आखिरी दिन
यहाँ के ऊपर जो बड़े इमामबाड़े के पास, व्यासपीठ इमामबाड़े पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। और एक अभी मेरा अगेंस्ट प्रदर्शन 2020 में हुआ है, जब आपके दोस्त जो है मुनव्वर राना, उनकी लड़की सबसे आगे आगे थी और मेरे घर बड़े बड़े प्ले कार्ड लगा के और मेरा पुतला जलाया गया, मेरे घर से FIR लॉन्च करी गई। मैंने एक कॉलम लिखा था इसके अंदर, नवभारत टाइम्स में लिखा था उसके ऊपर। तो मैं थोड़ा सा ये खतरा रहता है। तो अब एक आप लोग सब लोग जब बात करते हैं औरंगजेब की, हाँ ये बच्चा जानता है कि औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को कैद कर लिया था। बहुत खराब आदमी था, बहुत खराब था। मैं अच्छा बुरा यहाँ कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप जानते हैं एक ऐसा राजा था, और वो भी किस डायनेस्टी से था कि आप शॉक्ड हो जाएंगे, जिसने अपने फादर का कत्ल कर दिया था गद्दी पाने के लिए। अच्छा। और वो भी है राजा था वो। राजपूत राजा था। राजपूत था। राजपूत राजा था। महाराणा प्रताप को सबने नाम से आए हैं, उनके पूर्वज हुआ करते थे, उनका नाम था महाराजा उदय प्रताप सिंह। वो उदय नहीं, उदय जिन्होंने की उदयपुर बसाया है, ये महाराणा प्रताप के फादर ने उदय, ये उदय फर्स्ट थे। इन्होंने ये, इनको मालूम था, ये मेवाड़ की बात कर रहा हूँ, मेवाड़ के। और सबको मालूम होगा कि एक जो दुनिया की सबसे बड़ी, कोई बताए दुनिया की सबसे बड़ी वॉल कौन सी है? चाइना वॉल है। और चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड जो सबसे बड़ी वॉल है वो आपकी है मेवाड़ के अंदर, जो इनका किला है। अच्छा। उसकी है 22 किलोमीटर की, 22 माइल्स की है, 30 किलोमीटर लंबी है। तो उनके फादर का नाम था राणा कुंभकर्ण था। तो राणा कुंभकर्ण को कुंभा कहते थे। और कुंभागढ़ जो है वो फोर्ट का नाम था, कुंभागढ़। तो कुंभागढ़ फोर्ट की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। मतलब मेरे कहने से मत जाइए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से वो 22 माइल्स और 30 किलोमीटर की चौड़ी सी है जो उन्होंने बनवाई थी। और कुंभा साहब जो थे, कुंभा को लड़का जो था उदय फर्स्ट, उसको मालूम था कि जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां पे इनके पास अस्त्र नहीं होते हैं। वो शिवलिंग के वजह छिप गया था और उनकी गर्दन काट दी। 5 साल तक मेवाड़ का राजा था वो, हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। अच्छा। मैं कहना यहाँ ये चाहता हूँ, और ऐसा नहीं औरंगजेब अच्छा था, कतई अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं कि अच्छा था बुरा था, कौन था, पर हर जगह आपको अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं। अब आप सेलेक्टिव होकर किसी की, अब जैसे मैंने इतना स्टेटमेंट दिया तो लोग कहेंगे मैं लेफ्टिस्ट है क्योंकि हिंदू की मैंने बुराई कर दी। ऐसा नहीं है। इतनी बुराई मुसलमानों में भी है, इतनी बुराई क्रिश्चियंस में भी है, सब में। पर खाली मैं कह रहा हूं तो आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा आपको इसको सोचना पड़ेगा। अब मतलब ये बड़ा मुश्किल है कि तो बात खत्म कर दूं। अभी मेरा एक ABP चैनल ने मेरे को इंटरव्यू किया था ताजमहल के ऊपर। वो मैं पूछने वाला था। हाँ, वो बिल्कुल यही प्रश्न था मेरा। इसके बाद वही प्रश्न ही दिमाग में आया कि ये जो तेजो महालय कहा जाता है ताजमहल को, और ये बड़ा तेजी से वायरल होने वाला मैसेज है। शायद उसको में लिख के आता है अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो 10 लोगों को भेजें, ऐसे करके ये वायरल किए जाते हैं। तो मैं तो सच्चा हिंदू हूँ, लेकिन मैंने नहीं किसी को भेजा था। और उससे मैं दोस्त कह रहे थे यार मैंने तुमको भेजा, तुम हिंदू नहीं हो, तुम अंदर से कुछ और हो। तो ये अब हिस्ट्री में भी ये होने लगा, सच हिस्ट्री और झूठी हिस्ट्री। इस पे जरा बताइए, और ये बताइए वो क्या तेजो महालय है या नहीं है? अरे इसमें मैं खाली ये बता रहा हूँ, उसके लिए आपको यहाँ ऐसे नहीं आपको बता दूंगा, उसके मैं पैसे लेता हूँ। आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप चले जाएंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो उसको देखने के बाद में मजे की बात ये है कि उसमें जो भी देखता है वो आधे मुझसे कहते तुम लेफ्टिस्ट हो और आधे कहते तुम राइटिस्ट हो। तो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर है जिनका नाम सब लोग जानते हैं, उन्होंने मेरा देख के मेरे को मैसेज किया कि आप स्लो पैडलिंग कर रहे हैं बीजेपी को इनकरेज, बीजेपी की तरफ से आप उसको इनकरेज में बोल रहे हैं आप। तो मैंने उनको लिख के दिया भाई आपने आधे लोग मुझको लेफ्टिस्ट कहते हैं, आप मैं कह रहा हूँ बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, इसके मतलब मैं ठीक जगह पर हूँ। तो एक ही वीडियो को सुन के 2 लोग बात कह रहे हैं, इसके मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को 1-2 बातें और बता दूंगा, आप बोले तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, एक शेर है, आप लोगों ने उसका सबने नाम सुना होगा, एक शेर सबने सुना होगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। आगे क्या है? मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये कोई बताएगा किसने लिखा है? एनीवन? एनी गेस? एनी गेस? अब देखिए यहाँ पर मैं बताने चाहता हूँ कि कभी कभी रचना रचनाकार से बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। रचना रचनाकार से बड़ी हो जाती है। मतलब जिस शख्स ने ये लिखा उसको कोई नहीं जानता,
उसको कोई नहीं जानता। उसका नाम है शेख इमाम बख्श नासिक। शेख इमाम बख्श नासिक वाज द along with the ख्वाजा हैदर आतिश, इनके साथ में ही वो द को फाउंडर ऑफ लखनऊ स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री अच्छा, अगेंस्ट द दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री जो था, उसके ये को फाउंडर थे ये लोग यहाँ पर। तो ये शेर उनका है। इसी रंग से एक शेर बहुत मशहूर शेर आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा, वो लखनऊ के ऊपर एक शेर सुनाई, बहुत फेमस शेर है, लखनऊ हम पर फिदा हम फिदा है लखनऊ, लखनऊ, आसमां की क्या ताकत जो हमसे छुड़ा है लखनऊ। ये किसने लिखा नहीं है? एनी गेस? एनी गेस? ये मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ये कौन ज्यादातर थे? लोग कह देते हैं भाई अली शान लिखा होगा। हाँ, ये शेर लिखा है मुंशी नौबत राय नजर में। हाँ, नजर लखनवी। इतनी जल्दी मत कहिए, हाँ मुंशी नौबत राय नजर लखनवी का शेर लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ी सी बात, चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें हाँ, बता देता हूँ हाँ। कि खाली ये ना लगे। और शेरवानी और वो उसमें फर्क जो है, देखिए एक बड़ी मुश्किल बात है, लोग अक्सर कहते हैं हाँ शेरवानी, आपने क्वेश्चन अच्छा कर दिया। आज मैं शेरवानी पहन के आने वाला था पर लगा शायद गर्मी ज्यादा होगी। देखिए शेरवानी में और दूसरी चीज अचकन, अचकन अचकन। दो क्वेश्चन है, शेरवानी और अचकन में क्या फर्क है, और बिरयानी में और पुलाव में क्या फर्क है। पुलाव में क्या फर्क है? अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अक्सर लोग लखनऊ से बाहर से आते हैं, कहते हैं साहब लखनऊ की बिरयानी खिलाइए। मियाँ लखनऊ की बिरयानी जो है ही नहीं, लखनऊ के जो नौबीरा था जिसके अंदर की बड़ा, जिसको का अभी भी जिसको लिंगर करता है, जिसकी सब लोग तारीफ करते हैं, उसके अंदर बिरयानी खाना बहुत ही लद्दड़ चीज समझी जाती थी। जो बिरयानी खाता था वो कहते तो खाने पीने का शौक नहीं है। यहाँ का पुलाव हुआ करता था। इसी ढंग से अक्सर लोग कहते हैं यार लखनऊ में शादी हो रही तो शेरवानी नहीं पहनेंगे। भैया लखनऊ की शेरवानी है ही नहीं, शेरवानी हैदराबाद की है। अच्छा, शेरवानी हैदराबाद की है। ये अचका, ये जो आपका था शेरवानी लखनऊ में जो था वो ये जो यहाँ की जात जो है वो अचकन है। अचकन और शेरवानी में फर्क और बिरयानी और पुलाव में जो फर्क, इसको बाद में बताऊंगा कभी आप लोगों को, ठीक है? ये असल में इसके चार्ज लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, वो ऐसे नहीं बताएंगे। और आपको एक अलग से बताऊं, चूंकि मालूका जी बैठी हैं तो मैं विशेष तौर से इनको ध्यान में रख के शायद कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लैंग्वेज का क्या प्ले होता है, क्योंकि अभी ना मैं व्हेन आई एम टॉकिंग द हिस्ट्री तो मैं यहाँ तो उठा रहा हूँ, यहाँ तो उठा रहा हूँ, कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको शायद इसको आपको इंटरेस्ट हो। एक बड़ी मजेदार बात देखिए लैंग्वेज की। एवरीवन नोज द सोक्रेटिस। सोक्रेटिस, सुकरात ने एक बार क्या कहा था कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग। उसका कोर सेंटेंस है मैं केवल जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है? व्हेन लोग पीपल यूज्ड टू गो टू हिम कि बताइए व्हाट इज द ट्रूथ, तो सबकी ट्रूथ की जितनी भी सत्य की जितने भी सिद्धांत थे सबको वो खंडित कर देता था, रिफ्यूट कर देता। तो किसी ने कहा आप बताइए सत्य क्या है, बोला मुझको नहीं मालूम। यही बात लखनऊ के अंदर एक शहर था जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली से लखनऊ आया था, उनका नाम था मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। मीर तकी मीर वाज इन दिल्ली बेसिकली, बट लेटर ऑन अवध का जो फोर्थ रूलर था नवाब आसिफउद्दौला, उन्होंने अपने साले सालार जंग के थ्रू उनको बुलाया था, तो वो यहाँ पर भी बस गए और कभी लखनऊ से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाए थे, भी बता दूं आपको। तो उनका एक शेर सुनिए आप। सोक्रेटिस ने कहा तो पूरी दुनिया में फैल गया, और यही बात उसने कही। उन्होंने कहा, मीर तकी मीर ने कहा, हमने ये जाना हाँ। कि कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। हमने ये जाना कि कुछ नहीं जाना, और वो भी इस उम्र में आकर हुआ मालूम। नो दिस इज द लैंग्वेज। अगर आप एक बात कुमाऊनी में कह दो, गढ़वाली में कह दो, बात वही है पर वो नहीं पॉपुलर होगी। पर उर्दू में कहा तो थोड़ी पॉपुलर हुई, और इंग्लिश में कह दीजिए, ग्रीस से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई तो पूरी दुनिया में फैल गई। अब एक बात यहाँ पर और आप लोगों को बताएंगे, जब आप लोग लखनऊ के नवाब की, जब आप लखनऊ के नवाबों की बात, लखनऊ की बात होती है तो नवाबों की बात जरूर होती है, और नवाबों की बात जरूर होती है तो दो बातें, नवाब, कवाब, शबाब, इसके आगे बढ़ नहीं पाते हैं आप। ये बहुत ही सतही स्तर की बात है। नवाब का मैं घंटों बोल सकता हूँ, नवाब का और शबाब पे महीनों बोल सकता हूँ लगातार बैठ के। यहाँ का जो सबसे बड़ी देन है नौबी युग की, वो चीज है मालूम क्या है?
that is the secular culture. The secular culture promoted by Nawabs of Lucknow, which still lingers in Lucknow. आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर आज कैथलिक्स में, प्रोटेस्टेंट में झगड़ा होता है, शिया सुन्नी में झगड़ा होता है, पूरी दुनिया में झगड़ा हो रहा है। चाहे आप वहाँ हमास का झगड़ा देख लीजिए, सब रिलीजन को लेके हो रहा है। और यहाँ के नवाबों ने जो प्रमोट करा वो करा धर्मनिरपेक्ष। You go to a mosque, you go to a temple, you go to a church, you listen the rest of the sermons. But जब से आप बाहर निकलेंगे एक दो घंटे से लेके 2 दिन के अंदर और 2 हफ्ते में सारी अच्छी बातें गायब हो जाती हैं। लेकिन कल्चर एक ऐसी चीज है विच स्टिक्स टू यू, स्टेज विद यू। और यहाँ के नवाब तो 1856 में चले गए थे, और यहाँ पर पार्टीशन जब होता है 1947 में, एंड जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दैट कल्चर कि एट दैट टाइम आप, आई मीन दिस इज आई वांट व्हेन यू गो फ्रॉम हियर यू शुड कैरी वे बैक इन 1947 जब हिंदुस्तान आजाद होता है, उस समय द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट was burning in communal clashes. We all know that. Nothing new. We all know that. It was burning in communal clashes. And that time, my dear friends, Lucknow was the only place where not a single communal clash had taken place. एक झगड़ा यहाँ नहीं हुआ था। उसका रीजन क्या था? सेक्युलर कल्चर। कल्चर वो चीज होती है जो आप जब अकेले होते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज कल्चर। कल्चर की एक टेक्निकल डेफिनेशन में आपको बताऊं जो कभी आपको नहीं बताया। एनीथिंग इज कल्चर टू ओनली दैट एक्सटेंट ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्वड इनटू इट। वो कल्चर संस्कृत सब लोग बोलते थे जबानों पे, हर दूसरे की जबान से हेरिटेज और कल्चर निकलता है। कल्चर है क्या एग्जैक्टली? कल्चर इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो हर चीज उस सीमा तक संस्कृत है जिस सीमा तक उसके अंदर मानव प्रयत्न सम्मिलित हैं। एग्जाम्पल, क्ले, मट्टी कल्चर नहीं है, पर मट्टी से जब आप पोट्री बनाते हैं इट बिकम्स अ कल्चर। जब आप गर्दन से आवाज निकालते हैं यूजलेस, इट्स नॉट अ कल्चर, बट व्हेन यू स्पीक अ लैंग्वेज इट बिकम्स द कल्चर। दैट बिकम्स द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनी बहुत कल्चर। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया आपने कल्चर को डिफाइन किया। बस तालियां बजनी चाहिए भाई, वाह। अच्छा, एक और सवाल, इतिहासकारों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा आजकल। अभी मैं देख रहा था, परसों इरफान हबीब जी बोल रहे थे और उन पर किसी ने अंडा फेंका, और अक्सर मैं देखता हूँ इतिहासकारों पर हमले होने लगे हैं, और ये कहा जाता है आप लोगों ने सब गलत सलत इतिहास लिख दिया है, आपने मुसलमानों के अकॉर्डिंग इतिहास लिख दिया। कोई कह रहा नहीं, वो सारे वामपंथी से इतिहास लिखवा रही थी कांग्रेस, तो उन्होंने पूरा इतिहास से कबाड़ा कर दिया। अब एक नए नायक आए हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब वो कह रहे नहीं, ये पूरा हिस्ट्री का पुनर्लेखन होना चाहिए, और एक टीम भी बनाई गई है इस वक्त जो है आरएसएस की विंग ने बनाई है, और वो इतिहास लिखवा रहे हैं कि नहीं देखो, वामपंथी एंगल से वो इतिहास था, अब हम दक्षिणपंथी एंगल से अपना इतिहास लिखेंगे। तो ये, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब बेचारा हम लोग तो फंस गए, हम किसका इतिहास सही माने? देखिए, इसमें मैं बहुत स्पष्ट हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि इस इंडिया के अंदर ये कोई भी चीज दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एकेडमिक चीजों की मैं बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हुआ क्या है कि जब भी कोई एक शासक आता है, वो जब शासक आता है तो कुछ तो शासक, दुनिया का कोई भी शासक, पहली बात तो आप नोट कर लीजिए, दुनिया में कोई भी शासक जो होता है मिडिल एज से लेके आज तक वो रिलीजियस नहीं होता है। अगर रिलीजियस कोई भी शासक होगा तो दूसरे देश पे आक्रमण ही नहीं करता कभी, क्योंकि हर धर्म में लिखा गया है भाई किसी की हत्या मत करिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। तो किसी को कष्ट आप दे रहे हैं इसके मतलब धार्मिक कोई नहीं होता, पर धर्म के सहारे वो मासेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा आदिकाल से। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, बिल्कुल तोड़वाए, 100% तोड़वाए, और एक नहीं तमाम मंदिर उन्होंने तोड़वाए। पर वो जो मंदिर तोड़े गए हैं वो बिल्कुल, वो उसके तोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, उसके अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस भी थे। ये खाली हिंदू विरोधी नहीं था वो, क्योंकि मासेस को कंट्रोल करना चाहता था। इसी ढंग से जो बात आपकी बात में आ रही, कौन सा इतिहास पढ़े, इतिहास में क्या होता है कि एक तो हुआ, जैसे ही कोई एक तो जो रूलर होता है, उस रूलर को खुश करने के लिए अक्सर हिस्टोरियंस जो होते हैं उसके फेवर में हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना शक जाहिर करूंगा, इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? एनीवन? इंडिया का पहला
एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? अरे नहीं यार, क्या प्रेसिडेंट? इस्लाम बोलिए, आप बोलिए। नूरुल इस्लाम साहब। मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। अच्छा। वो 1888 के अंदर मक्का के अंदर पैदा हुए थे। मेरी बातें कुछ आप लोगों को अजीब सी लगेंगी। हाँ। एंड हिज फादर वांटेड टू मेक हिम अ मौलाना। इनके फादर भी मौलाना थे और ये वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़े भी थे। कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई उनके अगेंस्ट जा रही कोई बात, बिल्कुल कोई जो जहाँ पैदा होगा वहीं पढ़ेगा, क्या दिक्कत है भाई। उसके बाद जो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इस बात की संभावना हो सकती है कि उनकी चमचेगिरी में बगैर उनके कहे हुए, मैं वो कहा या नहीं कहा मेरे को नहीं मालूम, नहीं, वो कि काफी लोगों ने इतिहास को उनके फेवर में तोड़ मरोड़ के लिख दिया हो। वो कवियों ने भी काफी किया है, वो कवि भी रखते थे। अक्सर हम कवियों तो ने जो मैं लिखा उसको इतिहास मान लेते हैं। अब बिल्कुल ये बात आपने बहुत यार प्रस्तुत साहब, आपने तभी मैंने आपसे इंसिस्ट किया यू मस्ट ज्वाइन। हाँ। कितनी अच्छी बात कही। पृथ्वीराज रासो, हाँ। जो हिंदी का प्रथम खंड काव्य, उसके अंदर जो पृथ्वीराज रासो, चंद कौन था उसका राइटर? यू वाज द कोर्ट पोएट। तो कोर्ट पोएट तो यार तारीफ करेगा ही। और उसके अंदर एक आजकल आप लोगों ने बड़ा सुना होगा कि एक, हम तो बोल नहीं पाते, दिखते 4 गज चौड़े हरे वो मत चुको चौहान और शब बेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार देता है ना, बहुत कॉमन कहा जाता है यहाँ के अंचलों में। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल बहुत आसान है चेक कर, डेट्स वगैरह चेक करने में। दोनों के जो डेथ हुई थी, मैं सुना देता हूँ। 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रवान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। थैंक यू बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो लेकिन ये एकदम झूठी बात है। हाँ। मोहम्मद गोरी तो की फिल्म में भी दिखा दिया। अरे भाई, आप फिल्म में कुछ दिखा दो। फिल्म में तो आपने पूरी पूरी मुगल आजम फिल्म बना दिया अनारकली पे। अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में नहीं है। हाँ। अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है। अच्छा। आपने बनवा दिया अकबर जोधाबाई। जोधाबाई नाम की कोई कैरेक्टर थी ही नहीं, खरकाबाई थी। तो आप फिल्म, मेरे लिए आप फिल्म को मत कोट कीजिए, मेरे फिल्म बना दी तो फिल्म तो कुछ भी आप बना देंगे भाई आप। तो मैं जो बात कह रहा था आप लोगों से चंद बरदाई की, तो अब उन्होंने जो डेट दी, वो डेट अलग डेट है। चंद बरदाई ने जो डेट्स बताई हैं, चंद बरदाई ने तो मतलब मैं अगर उसमें बताने लग जाऊं क्या लिखा है, पर एक बात आपको फुल क्रेडिट इस बात का भी देना पड़ेगा, कोर्ट पोएट्स को आप या कोर्ट हिस्टोरियंस को आप टोटली राइट ऑफ मत करिए कि बिल्कुल बेकार के लोग थे, कतई नहीं। उनसे एक फायदा मिलता है कि ज्यादातर आपको डेट्स और टाइम सही मिल जाते हैं कि फलाने की शादी तब हुई थी, वो लड़ाई इस ईयर में हुई थी, उस लड़ाई के अंदर फलाना हारा था, जीता था, मोटा मोटा आपको वो मिल जाता है और उसके बाद आपको काम करना पड़ता है। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस मंच से, अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कह रही है रीराइट करने की बात, तो इसमें कोई गलत बात नहीं कह रही है, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री कहाँ का अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न हिस्टोरियन जो लिखा हमने केवल वही पढ़ रहे हैं। और मेरी अपनी खुद की किताब में 2-3 सेंटेंस मेरे को अपनी किताब में खुद पसंद आते हैं, बाकी लिखा हुआ मेरे को अपना पसंद नहीं आता है। मेरे को अपना लिखा हुआ हिस्ट्री खुद ही लगता है यार अभी बात पूरी बनी नहीं, पर एक आध सेंटेंस अच्छे लगते हैं जिसमें मैंने एक वो लिखा कि नेटिव हिस्टोरियंस, मलका जी मैं आपको खास तौर से एड्रेस कर रहा हूँ कि नेटिव हिस्टोरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव द टेंडेंसी टू ग्लोरीफाई इवन द इनसिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ देयर साइड। ठीक है, उसमें जरा आप जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 1857 की जब बात होती है, 1857 की, अगर किसी आप अंग्रेज से पूछ लीजिए, ब्रिटिश हिस्टोरियन से पूछ लीजिए, तो दे विल डिसमिस इट इज ओह दैट वाज द सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह था, कुछ नहीं था, अरे कुछ सिपाही ने विद्रोह कर दिया था। किसी हिंदुस्तानी से पूछिए तो कहेंगे इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ये बाय द वे ये वर्ड क्वाइन किया था, इसको क्वाइन करने वाले वो थे आपको सावरकर, उन्होंने अपनी किताब में पहली बार यूज किया था। तो आपने दो साइड देख लिए, तो इसके मतलब ये है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत लिखा सही लिखा, पर एक बार हिस्ट्री पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जैसे कह रही है रीराइट विदाउट एनी बायस, इसमें नथिंग रॉन्ग टू विजिट दैट, रीविजिट द हिस्ट्री, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो मतलब सावरकर को नायक कहना नहीं, ये देखिए डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मेरे आप वो मुझसे, मैंने सावरकर पे तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा सावरकर ने ये सेंटेंस ये पहली बार अपनी किताब के अंदर ये यूज किया है, द फर्स्ट, दिस वाज द 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरा बस इतना क्या लगा, उन्होंने पहली बार ये यूज किया था सेंटेंस। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने।
और जो कवियों ने इतिहास लिखा है उस पर भरोसा ना किया जाए। नहीं, मैं इसमें कतई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कवियों ने भी जो इतिहास लिखा है, पहले कवि लिखते थे ज्यादातर, तो कवि या फैजी नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। फैजी तो कवि नहीं था, फैजी तो कभी नहीं था। अकबरनामा लिखा है जिसके आईने अकबरी जिसकी है, वो तो नहीं किया था। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं इससे हिस्ट्री से निकाल के दो, वरना क्लास लगने लग जाएगा। आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा आपको एक बात, कुछ बातें और भी एक आध बता देता हूँ यहाँ पर। कि देखिए 322, सॉरी, एक 22 की फिगर का थोड़ा आपको थोड़ा सा जस्ट टू अम्यूज यू, आपको थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए बातों को मैं बोलने जा रहा हूँ। एक जो लखनऊ मतलब अवध, और अवध के अंदर जो डायनेस्टी हुई थी, नवाबों की बात होती है, वो स्टार्ट हुई थी 1722 में। कब हुई थी? 1722 में। अब 22 का आप देखिए कमाल यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे इंटरटेन करने के लिए 22 का कमाल। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य का कब पीरियड शुरू हुआ था? एनी आइडिया? 322। उसके बाद आप आइए, जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक केवल ऐसी जगह थी, स्टेट थी, जिसको मुगल कभी जीत नहीं पाए, और वो था आसाम का ओहम डायनेस्टी का। सबको मालूम है, पढ़े लिखे लोग थे। उनका जो जनरल था, उसका पुरचित बोरफुकान उसका नाम था, रचित बोरफुकान उसका नाम था। वो 1622 में पैदा हुआ था, और वो कितना, उसी ने सराय घाट की जो बैटल थी उसमें हराया था राम सिंह को, जो मुगल की तरफ से लड़ने के लिए आए थे यहाँ पर। और उसके नाम की आज भी आप एनडीए चले जाइए, एनडीए के अंदर आज भी उसके नाम पे गोल्ड मेडल दिया जाता है, तमाम था। उसके बाद आप आइए 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था। 1922 के अंदर इलाहाबाद से लखनऊ कैपिटल शिफ्ट हुई थी। 1922 के अंदर आपकी विधानसभा बननी शुरू हुई थी। 1922 के अंदर लड़कियों के लिए खासतौर से गड़बड़ झाला बना था। 1922 के प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे सफेद बारादरी के अंदर। 1922 के अंदर पहला जो था कन्वोकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी का हुआ था। 1922 के अंदर ही आपको आईटी कॉलेज बनकर तैयार हुआ था, और 1922 के अंदर ही केटी सिंह बाबू पैदा हुए थे बाराबंकी में। तो 22 का थी, थोड़ा सा आप लोगों को। अच्छा, एक सवाल मेरे अक्सर मन में आता है, डेट्स में आपको बहुत बता सकता हूँ। एक आज भी 22 है, क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, क्या बात है। आज भी 22 है, क्या आपने 22 का संयोग निकाला है, क्या बात। और ये देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, आज भी 22 है। मुगलों ने ज्यादा हमारा नुकसान किया कि अंग्रेजों ने? ये मेरा प्रश्न है, बस इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिएगा। देखिए दुश्मन होता है, अब किसने कितना नुकसान करा है ये तो ऐसे करना बड़ा अलग, हर एक का अलग अलग ढंग से। जिसको जिस काल में फायदा हुआ, एक सेक्शन ऑफ हिंदूज को तो कहेंगे अच्छा हुआ, और जिनको नुकसान हुआ वो कहेंगे ज्यादा नुकसान कर दिया। तो ये बहुत, मतलब एक लैंग्वेज में बता पाना एक बहुत मुश्किल चीज है। हाँ, तो अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, और कुछ ऐसी इसका नाम था अनकहा इतिहास। हम ये चाह रहे हैं कि लखनऊ के बारे में बहुत सारे लोगों ने, योगेश प्रवीण जी ने भी बहुत सारा लिखा, और हम लोग उनका भी तमाम छोटी छोटी किताबें उन्होंने प्रकाशित करी लखनऊ को लेकर के, हम लोग पढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसा लखनऊ जो अभी प्रकाश में ना आया हो, या हमारा वो ज्ञान बढ़े कुछ ऐसा लखनऊ के बारे में जान करके, जो ऑडियंस को भी ना मालूम हो, कुछ ऐसी एक दो बातें बता करके। कुछ मैं आपको टीजर्स दे रहा हूँ। गोमती रिवर सबको मालूम है, यहाँ पर है। हाँ, आपको बता दें, गोमती रिवर 4 और हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में 4 गोमती रिवर्स और हैं, मालूम है आपके पास? नहीं। एक गोमती रिवर है कुमाऊं में, भाटकोट से निकल के काली नदी में मिलती है। दूसरी जो गोमती रिवर है वो आपके राजस्थान में उदयपुर हिल्स से निकल के सोम रिवर में मिलती है। तीसरी जो है द्वारका में है गोमती। अच्छा। और चौथी मालूम कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, एक डिस्ट्रिक्ट का ही नाम गोमती है, वहां से निकलती है और बांग्लादेश में जाके मेघना रिवर से मिलती है। अरे वाह, अद्भुत। तो इस गोमती के अलावा 4 गोमती और हैं। अच्छा, एक चीज और, आप सब लोगों ने हजरतगंज देखा है, ऐसे ही थोड़ा मजे के लिए आपको बता रहे हैं जरा, मतलब कोई सीक्वेंस हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ। हजरतगंज सबने देखा है, अच्छी तरीके से देखा जितने लोग यहाँ बैठे हैं। हजरतगंज जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1810 में हुआ था, जिसे साद अली खान ने बसाया था। और हजरत को हजरतगंज इसलिए कहते हैं कि इसको बसाया तो 1810 में था साद अली खान ने, लेकिन जो वाहिद अली शाह के जो वालिद थे, पिताजी थे, उनका नाम था अमजद अली शाह। उनके टाइम पे ये फ्लॉरिश किया था। तो उनकी डेथ के बाद में
आपके ठीक हलवासे के ठीक सामने एक इलाका है, इसको मकबरा मकबरा कहते हैं। वहां पर एक इमामबाड़ा है, उसे कहते हैं सिप्तनाबाद इमामबाड़ा। मकबरा नहीं थे, इमामबाड़ा है, वहां पे वो दफन है। तो इसलिए उनके नाम पे, जो अमजद अली शाह बहुत रिलीजियस आदमी था, बहुत रिलीजियस था, तो उसको अक्सर लोग कहते थे हजरत अमजद अली शाह थे, वो धार्मिक आदमी थे। तो हजरत अमजद अली शाह कहते थे उनके टाइम पे हजरतगंज फ्लॉरिश किया, तो उनको जब वहां दफना दिया गया तब से हजरतगंज को कहा जाए 1847 से इसको कहा जाने लगा हजरतगंज। उसके पहले इसको कहते थे क्वींस वे कहते थे, इसको हजरत को कहा जाता था। दूसरी बात, हजरतगंज जब 1810 को बसा तो 1810 के अंदर ही जो था शादी हुई थी, बहुत फेमस एक शायर है मिर्जा गालिब की शादी हुई थी, उमराव नाम था उनकी वाइफ का, और 1810 के अंदर ही मीर तकी मीर की डेथ हुई थी। और 1810 के अंदर रेजिडेंसी के अंदर एक चर्च है सेंट मैरी चर्च, वो नॉर्दर्न इंडिया का तीसरा मेजर चर्च है, और सॉरी इंडिया का जो है थर्ड मेजर चर्च है, और नॉर्दर्न इंडिया का फर्स्ट मेजर चर्च है, वो भी 1810 के अंदर सेंट मैरी चर्च बना था यहाँ पर। ये 1810 की बात हुई। अच्छा, चौथी चीज एक बता दूं आप लोग के, अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि कुछ लोग लखनऊ के नवाबों का नवाब कहते हैं और कुछ कहते हैं बादशाह। कभी कभी देखा होगा आपने बादशाह वाइद अली शाह, बादशाह। ये बात टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, वो कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? या इसलिए कहते हैं कि 1819, डेट नोट कर लीजिए, 1819 में यहाँ पर जो था नवाब गाजी हैदर हुआ करता था। ही वॉज द 7th रूलर ऑफ अवध, जिसके तो गाजी हैदर जो था उसको अंग्रेजों ने भड़का दिया। भड़का इसलिए दिया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो दिल्ली के अंदर जब एक बार गया मिलने के लिए, वहाँ के अपने किंग ऑफ मुगल किंग से मिलने के लिए गया, तो मुगल किंग ने उसको अपने साथ में बैठने की परमिशन नहीं दी। परमिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने कहा कि मैं तो यहाँ हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और तुम क्वीन विक्टोरिया के नौकर हो, तो तुम हमें सामने कैसे बैठ सकते हो? तो नहीं, जबकि औकात इनकी ये थी। उस समय हिस्टोरियन मजाक में कहा करते थे, दिल्ली में एक बहुत मशहूर एक सेंटेंस था कि शाह आलम्स किंगडम फ्रॉम रेड फोर्ट टू पालम, इतना छोटा हो गया था, मजाक में कहते थे। तो नहीं दी, तो उसने, जो गवर्नर जनरल नाराज हो गया, उसने कहा अब ऐसा करता हूँ कि जो लखनऊ के जितने नवाब होते थे पूरे हिंदुस्तान में, अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को 12 सूबों में बांटा था, और हर सूबों के अंदर उसने अपने एक डेप्टी नियुक्त किया था। और ये जो वर्ड है नवाब, इट्स एन अरबिक वर्ड, और इसका ये बेसिकली जो है ये प्लूरल नहीं है, इसका मतलब होता है नायब, जैसे नायब तहसीलदार, नायब दरोगा। तो ये लोग नायब हुआ करते थे बादशाह के। तो लखनऊ के अंदर भी नवाब जो नायब था, लेकिन गाजी हैदर ने 1819 में अंग्रेजों के भड़काने पर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बादशाह डिफाइन द मुगल अथॉरिटीज 1819 के अंदर। तो तब से टेक्निकली ये लोग बादशाह हो गए, यानी कि गाजी हैदर, नसरुद्दीन हैदर, अमजद अली शाह के भी नाम करी, मोहम्मद अली शाह, ये सब टेक्निक पर पब्लिक ने कभी उनको बादशाह नहीं माना, इसलिए उनको कुछ टिपिकल हिस्टोरियंस हैं जो वो बादशाह बादशाह बोल देते हैं, वरना वो नवाबी कहलाते हैं। और 1819 वही साल था जब आप लोगों ने सिंगापुर का नाम सबने सुना यहाँ पर? राजपूत जी, आपने सिंगापुर का नाम तो जरूर सुना होगा। सिंगापुर जो है, आप सिंगापुर जो था वो 1819 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीदा था, और 1819 के अंदर ये यहाँ पर जो थे ये बादशाह ने। और आप लोगों को खाली, अक्सर लोग मेरे को समझते हैं कि मैं खाली रीजनल हिस्ट्री की बात करता हूँ। आपने अब तक देख लिया होगा 1775 जो था, 1775 के अंदर ये कैपिटल शिफ्ट हुई थी फैजाबाद से लखनऊ, नवाब आसिफउद्दौला लेके आए थे। एंड 1775 वाज द सेम ईयर व्हेन इन द यूएसए, अमेरिका के अंदर 30 ब्रिटिश जो कॉलोनी थी उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन, और 1776 के अंदर अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। 1775 द सेम ईयर जब बहादुर शाह जफर पैदा हुआ था। आई थिंक दिस इज गुड एनफ। मैं और भी बहुत हिस्ट्री की डेट्स आपको बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया हैं, आप बोलते जाएंगे, और लखनऊ के जर्रे जर्रे की खबर रहती है आपको। पता नहीं, हम लोग बड़ा अजीब अजीब से सुनते रहते हैं। मैं छतर मंजिल में मैंने ज्वाइन किया था CDRI में 2010 से 13 छतर मंजिल में CDRI चलता था। तो छतर मंजिल के नीचे तमाम अफवाहें सुनने को मिलती थी, वाजिद अली शाह का खजाना इसके नीचे गड़ा हुआ है, उसके कोई बताता था कि इसके नीचे इनके सारे अस्त्र शस्त्र का नीचे पूरा कारखाना इसे छतर मंजिल के नीचे है। ऐसे ऐसे अफवाहें हम लोग, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, रहा होगा, लेकिन हाँ हम लोग सुनते रहते हैं। सबसे ज़्यादा अफवाह इतिहास में ही फैलती है। तो मैं अनुरोध करूंगा इसको हम बाइंड अप करते। राजेश जी कुछ कहेंगे फिर। बहुत अच्छी खूबसूरत बातचीत हुई।
उसको मैं समअप करता हूँ दोहों में, दो दोहे सुनाऊंगा इतिहास पे। इतिहासों का आईना, इतिहासों का आईना मन में रखना खोल, इतिहासों का आईना मन में रखना खोल, और इतिहासों के गर्भ में पलता है भूगोल, इतिहासों के गर्भ में पलता है भूगोल। और उसी को और सरल कर देता हूं, मेरे अपने देश का, मेरे अपने देश का कटा फटा भूगोल, बांग्लादेश पाकिस्तान, मेरे अपने देश का कटा फटा भूगोल खुद अपने इतिहास की खोल रहा है पोल, खुद अपने इतिहास की खोल रहा है पोल। नमस्कार।